अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं 5 आपसे क्या कह रहा है भाई। बोले 38 के घन में इकाई का अंक निम्न होगा। 38 का यदि आप घन करें तो इकाई का अंक आपको बताना है क्या है। देखिए आपको बता दें, यदि आपने लास्ट पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि पूरी मदद आपको लास्ट पेपर के सॉल्यूशन से ही मिलने वाली है। ये जो पेपर हम आज आपको सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पेपर नंबर 8 है। ठीक है, ये पेपर नंबर 8 है। ये 8वां पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 7 पेपरों का डिस्कशन कर चुके हैं और इन 7 पेपरों को काफ़ी डीपली डिस्कस किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए, डीपली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डीपली, तो उन पेपरों को जरूर देखें। यहाँ भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है, हर पेपर में अलग होती हैं, क्वेश्चन अलग होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें भी अलग बनती हैं। तो उन पेपरों को अगर आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ नया सीखने के लिए मिले, तो जरूर देखें आप उन पेपरों का सॉल्यूशन। अब देखिए हम बात करें, इन्होंने बोला 38 के घन में इकाई अंक बात की, आपको बताना है क्या है। ऑप्शन आपको गिवन है। 38 का घन मतलब 38 की घात कितनी करनी है, 3, और इसमें आपको बताना है इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है, 38 के घन में इकाई अंक क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, 38 का जब आप घन करेंगे तो उसमें इकाई का अंक आपको बताना है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको पेपरों में सॉल्यूशन में बताया कि किसी भी संख्या का यदि आपको इकाई का अंक निकालना है, ठीक है ना, तो वहाँ हमने सारी चीज़ें समझी हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट कर चीज़ों को देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमने बताया था आपको टाइप 1, याद होगा आपको, जिसमें हमने 0, 1, 5 और 6 अंकों को रखा था। फिर हमने बताया था उसमें दूसरा नंबर आपको, जिसमें हमने 4 और 9 को रखा था। तीसरा फिर हमने आपको बताया था जिसमें हमने अंकों को रखा था 2, 3, 7 और 8। इस प्रकार देखिए टोटल 10 अंक हो गए कि नहीं, 4, 4, 8 और 2, 10। टोटल 10 अंकों के बारे में हमने बहुत कुछ समझा था और उसमें हमने जाना था कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उस पर पावर कुछ भी दी रही हो, उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है, अगर इनमें से कोई भी दिया है। और फिर हमने ये भी जाना था कि हमें इकाई के अंक में केवल संख्या के इकाई के अंक से मतलब है, उसके अलावा कोई भी संख्या दी हो तो उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम थोड़ी देर में करेंगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले इस चीज़ की। जैसे हमने बोला कि एक संख्या लिख दी 20 और उसकी घात लिख दी 3613, और हमने बोला कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक में सबसे पहली चीज़ आपके काम का क्या है, 0। इसके अलावा कोई भी अंक दिया उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अंक दिया उससे मतलब नहीं है। तो 0 की पावर कितनी दी है, इनडायरेक्टली है 0 की पावर 3, 6, 1, 3। और हमने आपको बताया कि ये जो 4 अंक हैं 0, 1, 5, 6, इनकी पावर कितनी भी दी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, ये अंक स्वयं होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है आपके पास 20 की घात 3613, इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इकाई अंक 0 होगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे कोई एक नंबर और दे दें और हमने बोला 3, 1, 3, 2 और इधर बोल दिया आपने 5 और उसकी पावर 1, 3, 2, इस नंबर में आपसे पूछा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक में हमने क्या बताया आपको कि इकाई के अंक में केवल आपको इकाई के अंक से मतलब है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब हमें केवल 5 से मतलब है, उसके बाद जो नंबर दिया उससे किसी से मतलब नहीं है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि 5 की पावर कितनी है, 132, और 5 भी वो डिजिट है जिसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आता है। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 ही हो जाएगा। इस प्रकार आपको बात समझ में आ गई कि 0 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, ये अंक स्वयं ही आते हैं। ठीक है, फिर हमने सेकंड समझा था, वहाँ बहुत विस्तार से समझा है, यहाँ हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ जो है हमारे पास काफ़ी है और अभी मैं पेपरों पे भी और डिस्कशन करना है। ठीक है, तो चलिए आप लास्ट पेपरों को जरूर देखें, वहाँ से आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करने के लिए मिलेंगे और साथ में ये चीज़ भी सीखने के लिए मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अगला डिजिट क्या है हमारा, 4 और 9। तो हमने आपको बताया था कि अगर 4 की पावर कैसी है, सम है, 4 की पावर कैसी है, सम है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। और 4 की पावर कैसी है, विषम है यानी कि ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 ही आता है। इसी प्रकार हमने बात की थी कि यदि 9 की पावर कैसी है, सम है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। और 9 की पावर कैसी है,
विषम है यानी कि ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 ही आता है। ये भी चीज़ हमने जानी थी। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जैसे देखिए हमने बोला एक नंबर दिया आपको 3, 6, 9, उसकी पावर 1, 3, 8 लिखा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट में सबसे पहली चीज़ हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो मतलब ये 9 की पावर 138 है। अब आप बताइए 138 कैसा नंबर है, यानी कि 138 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या हम किसके नाम से जानते हैं, इवन नंबर। ये कैसा है, एक इवन नंबर है। तो अगर ये एक इवन नंबर है तो हम भी हमने आपको बताया कि यदि 9 की पावर कैसी है, इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या निकल कर आएगा। तो आप देखिए केवल बिना कैलकुलेशन के, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, केवल आपको ये लॉजिक्स जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे कि 9 की पावर यदि कैसी है, इवन है, सम है, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक, ये हमारे सम का केस हो गया। इसी में अगर हम बोलें कि 1, 3, 6, 1, 9 और उसकी पावर 3, 9, 9, 1, ये आपको दिया हुआ। इसमें इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो बाकी नंबरों से, डिजिट से मतलब नहीं है, हमें 9 से मतलब है। और 9 की पावर कैसी दी है, ऑड। तो हम कहेंगे कि 9 की पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो इकाई अंक क्या होगा, यानी कि विषम है। इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे इकाई अंक सर 9 ही होगा, क्योंकि 9 की पावर ऑड होने पर, यहाँ पर देखिए आप 3, 9, 9, 1, ये क्या है एक, तो आप कहेंगे सर विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। और 9 की पावर यदि ऑड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट 9 ही आता है। तो ये 9 का हो गया। सेम एज इट इज अगर हम बात करें इसी तरीके से आपका 4 का केस रहेगा। जैसे हमने बोला 1, 3, 4 की पावर 1, 3, 2। यदि 4 की पावर कैसी होती है, सम होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए सम दी हुई है, 4 की पावर 132 सम नंबर होता है। कैसा है, ये सम संख्या है। तो 4 की पावर अगर सम है यानी कि इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट यानी कि यूडी क्या आएगा आपका, 4 आएगा। 4 नहीं सॉरी, सम होने पर आपका क्या आएगा, 6 आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यूनिट डिजिट आपका 6 निकल कर आएगा। और अगर हम लिख देते 1, 4, 4 की पावर 1, 3 और यहाँ पर लिख देते 9, तो अब देखिए ये 139 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर आएगा तो 4 की पावर क्या हो गई, ऑड हो गई, यानी कि विषम हो गई। और ऑड पावर आने पर यानी कि विषम पावर आने पर, ये इवन बोलते हैं इसको हम, इवन पावर आने पर आपका 6 होगा। और ऑड पावर आने पर आपका यूनिट डिजिट यानी कि यूडी क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो 4 ही होगा। ये आपका सम और विषम के आधार पर केवल देख के आप आंसर बता सकते हैं। अब बात हो रही है अगले डिजिट की, यानी कि 2, 3, 7 और 8। इसके केस में आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर के यदि डिजिट 2, 3, 7, 8 होते हैं तो आपको क्या करना है, उस नंबर की जो भी पावर दी उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, पावर को पावर डिवाइड बाई 4 करना है, पावर डिवाइड बाई 4 करना है। फिर जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आता है यानी कि शेषफल आता है, जो भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल आता है, जो भी शेषफल आएगा 4 को भाग लगाने के बाद, तो उस शेषफल को आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर कर देना है। जो भी यूनिट डिजिट होगा ना, यानी कि नंबर का जो इकाई अंक होगा, नंबर का जो अंक होगा ना, उसकी पावर कर देना है शेषफल को। यदि रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आपको हमेशा पावर कितनी करनी है, 4 करनी है। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं कैसे। जैसे हमने बोला 32 की पावर 32, तो पहली चीज़ तो हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें 2 से मतलब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है, 32। तो 32 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो आपको क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको 2 की पावर 4 करनी है। और 2 की पावर 4 का मतलब देखिए 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना होगा 16। 2 की पावर 4 मतलब होता है 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार अगर ये लिखा होता 312 और उसकी पावर 61, क्या लिखा होता 61, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। लेकिन अगर आप पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक चीज़ और याद रखनी है कि आप 4 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि 4 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना पड़ता है 4 से।
तो फिर आप 61 को डिवाइड करेंगे 4 से। 61 को जब डिवाइड करेंगे आप 4 से तो 15 चौको क्या होता है 60 होता है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 की पावर 1 करनी है। 2 की पावर 1 2 होती है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ही सेम आपको क्या करना है 3 में, 7 में और 8 में भी अप्लाई करना है। तो ये 4 डिजिट के लिए आपको केवल याद रखना है कि अगर इनकी पावर जो पावर दी है उस पावर को आपको पहले 4 से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा इन यूनिट डिजिट की पावर उतनी रिमाइंडर कर देनी है, ठीक है। फिर आप देख लेंगे कि यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया। जैसे एक और ले लेते हैं, हमने लिया 1 4 7 और उसकी पावर 63 ले लिया। 1 4 7 उसकी पावर 63 ले लिया। तो हमें 1 और 4 से तो कोई लेना देना नहीं है, 7 की पावर 63 है। 63 को आप किससे डिवाइड करेंगे, तो आप 63 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से। बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3। जो 3 रिमाइंडर बचा 7 की पावर कितना कर देंगे 3। 7 की पावर 3 होता है 343। तो 343 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे 3। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे जो इकाई अंक हमारा आया वो 3 है, यानी कि 3 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया यूनिट डिजिट का। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 38 की घात 3 करें, मतलब ये कह रहा था कि 38 के घन में इकाई का अंक निम्न होगा। तो यानी कि 38 में इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे 8 है, और 8 की घात 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 की घात 3 512 होता है। 512 में इकाई का अंक क्या होता है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। किस ऑप्शन में टिक कर देंगे आप, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हमने इकाई के अंक अलग अलग, यदि आपके पास डिजिट भी आ जाते हैं, अंक आ जाते हैं, तो उनको भी कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, तो ध्यान रखना उसकी पावर कितनी भी दी हो, इकाई का अंक यही नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि यदि किसी नंबर का या किसी संख्या का इकाई का अंक आपके पास 4 और 9 है और उस पर कुछ पावर दी है, तो वो पावर हमें चेक करनी पड़ेगी। जैसे अगर उसकी पावर इवन है, यानी कि सम संख्या है, तो इकाई का अंक अगर 4 की बात करें तो 6 होगा। और यदि 4 इकाई का अंक और उसकी पावर कैसी है, विषम यानी कि ऑड है, तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। इसी प्रकार यदि किसी नंबर का इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर यदि कैसी है सम है, तो इकाई का अंक आपके आंसर में 1 आएगा। और यदि पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा 9 ही रहेगा। क्लियर है। फिर हमने जाना उसके बाद किसके बारे में, 2 3 7 और 8। ये जो 2 3 7 और 8 हैं, इनको आपको विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है ना। इनके केस में केवल 4 से आपको भाग देना है। इनके केस में क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अशोक ने एक उपहार वस्तु खरीदी, ठीक है, 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, बिल्कुल साहब। उसके बाद उसने भूषण को उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक। भूषण ने उसे चरण को 10% की हानि पर बेचा और चरण ने उसी को 10% के लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। अशोक ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। देखिए सबसे पहले आपको चीज़ क्या समझनी है, हमने आपको लाभ और हानि का एक टॉपिक सेपरेटली पढ़ाया है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है लाभ तथा हानि का, तो ज़रूर देखें। उसमें लाभ और हानि का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है, कैसे हमारे पास यदि लाभ और हानि दिया हो, ये लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालें, कैसे हमारे पास यदि हानि दी हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालें, कैसे हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालें, कैसे हमारे पास लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो कैसे क्रय मूल्य निकालें। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि जब आपके पास लाभ प्रतिशत होता है, तो जब आप उसको भिन्नात्मक रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, तो उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है वो हमेशा क्रय मूल्य का काम करता है। और यदि लाभ प्रतिशत की बात बोल रहे होंगे तो जो उसका न्यूमरेटर होगा यानी कि अंश होगा वो लाभ का काम करेगा। लेकिन अगर उसी परसेंटेज को हानि प्रतिशत बोल रहे होंगे तो अंश हानि हो जाएगा, लेकिन हर हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। ये चीज को आप विस्तार से वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या है कि अशोक ने एक उपहार वस्तु खरीदी, कितने की खरीदी नहीं पता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के लिए। हम किसके लिए बात करते हैं? अशोक के लिए, कि अशोक ने क्या किया, एक उपहार वस्तु खरीदी। अब अशोक के लिए उस उपहार वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हमने मान लिया कि अशोक ने कितनी x रुपए की खरीदी। ठीक, 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो देखिए क्या होता है, ये अभी अशोक का क्रय मूल्य पूरा बना नहीं है। अशोक का क्रय मूल्य कब बनेगा? उपहार वस्तु की कीमत x रुपए है, लेकिन उस पर 110 रुपए और खर्च किए गए। ये जब 110 रुपए खर्च करने के बाद x में जोड़ेंगे तब आपका क्रय मूल्य बनेगा, यानी कि अशोक का क्रय मूल्य बनेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई चीज़ या गाड़ी, आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, 20,000 रुपए की आ रही है। ठीक है, 20,000 की तो गाड़ी आ रही है, लेकिन 2,000 रुपए का उसको खर्चा आ रहा है उसकी मरम्मत कराने में, चलती ढंग से नहीं है, तो मरम्मत कराने का खर्चा कितना आ रहा है? आपका 2,000 रुपए का आ रहा है। तो अब आप बताइए वो गाड़ी आपको कितने की पड़ी? तो आप कहेंगे सर 22,000 रुपए की पड़ी। ठीक है, 20,000 की थी, 2,000 मरम्मत का खर्चा लगा, तो आपके पास तो फाइनली कंप्लीट होकर कितने में आई? 22,000 रुपए। तो आपने उस गाड़ी के लिए कितना खर्चा किया? तो आप कहेंगे सर 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपए आपका क्रय मूल्य बनेगा। तो सेम इसी प्रकार अगर हम बात करें तो x तो उपहार की कीमत थी, ये क्या थी? उपहार की कीमत। ये क्या है? उपहार की कीमत मानी हमने, उपहार की कीमत। तो x तो क्या है? उपहार की कीमत है उसमें, लेकिन आपको क्या करना पड़ा? उपहार वस्तु की कीमत है, उस पर 110 रुपए का मरम्मत का खर्चा आया। तो यानी कि अशोक का जो क्रय मूल्य है वो x प्लस 110 है। अब देखिए अशोक क्या करता है, उसके बाद उसने भूषण को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि इस पर अशोक क्या करता है? 20% का लाभ लेता है। अब 20% मतलब आप कहेंगे सर 1/5, तो अब आपसे बात किया जाए कि 5 क्या, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य। ठीक है, और 1 क्या, तो आप कहेंगे सर लाभ। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6/5, यानी कि ये विक्रय मूल्य का किससे अनुपात बन जाएगा? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य का किससे अनुपात बन जाएगा? क्रय मूल्य से। यानी कि इस रेशियो में क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य बनेगा। क्रय मूल्य 5 से 6 हो गया, यानी कि आप डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं कि अशोक ने कितने में बेचा, आप इस चीज को निकाल सकते हैं। अशोक ने खरीदा x प्लस 10 का, और इसका आप क्या कर दीजिए? 6/5 कर दीजिए। तो ये अशोक का विक्रय मूल्य है, लेकिन ये किन का? ये भूषण का क्रय मूल्य आ गया। भाई जितने में अशोक बेचेगा उतने में तो भूषण खरीदेगा। तो यानी इसने क्या किया? भूषण ने कितने में खरीदा? 20% के लाभ पर किसने बेचा? उसके बाद उसने भूषण को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो देखिए इसका 20% निकालकर इसमें जोड़ दिया, तो यानी कि आप जानते हैं 5 और जो 1 है, 1 5 का 20% होता है। तो अगर 5 अपने आप में क्रय मूल्य था, उसमें आपने 1 जोड़ दिया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6। तो 6/5 मतलब ये 120% है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ये अशोक का विक्रय मूल्य है, लेकिन ये भूषण का क्रय मूल्य है। तो भूषण ने कितने में खरीदा? x प्लस 110 का 6/5 में खरीदा। लेकिन अब आप यहां से समझें कि भूषण ने उसे चरण को 10% की हानि पर बेचा। तो अब भूषण ने क्या किया? भूषण ने इतने में खरीद लिया, लेकिन 10% की हानि पर बेचा। कितने में बेचा? 10% की हानि पर। 10% को आप 1/10 लिखते हैं। तो ये क्या है? क्रय मूल्य है। किसका? तो आप कहेंगे भूषण का। और ये क्या है? हानि है, क्योंकि 10% की हानि पर बेच रहा है। तो बताइए अब कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 10 वाली चीज पर 1 की हानि हुई, यानी कि 9/10, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा सर वो 9/10 बनेगा। यानी कि भूषण ने 10 का खरीदा था, लेकिन 9 का बेचा। तो भूषण ने जितने का खरीदा था ना, x प्लस 110 और उसका 6/5, तो आप उसका कितना निकाल दीजिए? 9/10 और निकाल दीजिए। तो ये भूषण ने बेच दिया, यानी कि ये भूषण का विक्रय मूल्य है, लेकिन ये क्रय मूल्य होगा। किसका क्रय मूल्य होगा? चरण का। तो चरण ने कितने में खरीदा? तो ये चरण की बात आ गई। यहाँ पर ये भूषण का क्रय मूल्य हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी बात। ये भूषण का क्रय मूल्य है और ये चरण का क्रय मूल्य है। ये क्या है? चरण का क्रय मूल्य है। ये चरण का क्रय मूल्य हो गया, और ये वाला जो ऊपर आपको दिया है वो भूषण का क्रय मूल्य हो गया। तो इसको हमने लिख लिया क्या? भूषण का क्रय मूल्य। ये भूषण ने कितने में खरीदा? ये क्रय मूल्य हो गया भूषण का। लेकिन अगर हम बात करें अशोक का विक्रय मूल्य ये है और भूषण का विक्रय मूल्य ये है जो चरण ने खरीदा जितने में। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड है। अब हम बात करते हैं आगे कि चरण ने उसी को 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। तो अब चरण ने कितने का लाभ लिया? 10% का इसने भी लाभ लिया। तो 10% मतलब 1/10। तो 10 क्या होगा? चरण का क्रय मूल्य होगा, लेकिन 1 क्या होगा? तो लाभ होगा। लाभ जब होगा तो आपको प्लस करना है। तो 1 क्या है? लाभ है।
तो अगर हम देखें कि चरण ने विक्रय मूल और क्रय मूल का अनुपात कितना है तो 11/10, यानी कि अगर हम विक्रय मूल का क्रय मूल से अनुपात बनाते हैं तो किस अनुपात में बेचा उसने भाई, तो 11/10, यानी कि 10 वाली चीज को 11 में बेच दिया। तो अब इसको ही बेचा ना, किसको, x + 10 110 का कितना 6/5 और उसका भी कितना 9/10 और उसका भी कितना 11/10। तो ये क्या आ गया, ये चरण का विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि चरण ने कितने में बेचा, 1188 में। तो ये पूरा किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 1188 के बराबर। बस आप इसको कैलकुलेट करना है आपको, जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो 11 से 11 एकम 11 0 11 8 88, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, नीचे देखा कितना हो गया 10 और 10 100 और ये 500 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1000। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकली तो आप कहेंगे सर x + 110 की जो वैल्यू निकल कर आई वो 1000 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 1000 में से आप क्या माइनस कर दीजिए, 110 माइनस कर दीजिए 890, यानी कि अशोक ने कितना में खरीदा था, 890 रुपये में खरीदा था। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो 890 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, 890 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया, 890। ये देखिए हमने बिल्कुल पूरा ट्रेडिशनली अप्रोच से समझ लिया। अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब वो चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में हमें समय बचाते हुए चीज़ों को करना है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको बता दें, ये बेसिक जो तरीका है ये सब उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करें, जिन्होंने आज तक तैयारी की नहीं है, पहली बार जो बैठे हैं एग्जाम में, उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए सारी चीज़ें बताई जा रही है। और आपको भी बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि पेपर में आप इतना लिखते नहीं हैं, हम वहाँ डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए अशोक ने एक उपहार खरीदा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई एक्स का खरीदा और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाए, ठीक है। अब 20% के लाभ पर बेचा, तो लाभ पर बेचा मतलब 100 का अगर लिया तो 120 में बेचा, तो 120% मीन्स होता है 6/5। आपको फ्रैक्शनल फॉर्म याद होना चाहिए। तो यानी कि कितने में बेचा, 6/5 में। फिर उसको क्या किया, भूषण ने 10% की हानि पर बेचा, तो 10% की हानि का मतलब होता है 90%, तो 90% मीन्स होता है 9/10। तो कितने में बेचा, तो आप कहेंगे सर 9/10 में। फिर बात कर रहे हैं अगले स्टेप की कि चरण ने उसी को 10% के लाभ पर बेचा, तो 100 वाली चीज को 10% के लाभ पर बेचा मतलब 110%, तो 110% होता है 11/10। तो यहाँ आप क्या कर देंगे 11/10। और ये बोल रहे हैं कि फाइनली चरण कितने में बेचता है, 1188 में। तो इस पूरे को किसके बराबर कर देना है आपको, 1188 के बराबर। तो देखिए आपका कितना समय बच जाएगा। ये सारी चीजें स्टेप ना लिखते हुए अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो बस केवल इक्वेशन बनी, कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 890 आ जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भाई, एक अनाज व्यापारी ने 600 क्विंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि 1 क्विंटल चावल की कीमत उसे 1600 रुपये पड़ी तो उसका क्रमशः कुल लाभ और विक्रय मूल्य बताएं। तो कोई भी एक चीज निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दोनों चीजें नहीं निकालेंगे, एक निकालेंगे और आंसर आपको दोनों का मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर ऑप्शन पर नजर मारें तो ऑप्शन काफी अच्छे हैं। लाभ यहाँ पर दिया है, पहले लाभ की बात कर रहे हैं फिर विक्रय मूल्य की, तो मतलब पहले ऑप्शन में क्या दिया होगा, लाभ, यहाँ भी लाभ और यहाँ भी लाभ और यहाँ भी लाभ। देखिए चारों अलग है, 77,200, 57,200, 62,200, 67,200। तो चारों लाभ के ऑप्शन अलग हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो हम केवल लाभ निकाल लेंगे तो दूसरा ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा। ये चीजें हमें पेपर में समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप बात समझ में आ गई कि अगर चारों ऑप्शन अलग हैं तो आप केवल एक चीज निकाल लीजिए। 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से क्या आता था, अनाज आता था। यानी कि अगर हम 1 क्विंटल की बात करें, 1 क्विंटल की हम बात करें कि 1 क्विंटल अनाज की कीमत कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 600 रुपये। कितनी, 600 रुपये। 600 क्विंटल चावल, अरे 600 क्विंटल तो खरीदा है, 1600 रुपये थी। कितनी थी, 1600 रुपये। चलिए तो अगर हम बात करें कि 1 क्विंटल की कितनी कीमत थी, तो 1 क्विंटल की जो कीमत है यहाँ पर वो 1600 रुपये। कितनी है, 1600 रुपये। तो यहाँ दिया है कि 1 क्विंटल चावल की कीमत उसे 1600 रुपये पड़ी। उसने कितना खरीदा, तो आप कहेंगे सर 600 क्विंटल। कितना खरीदा, 600 क्विंटल। उसने 600 क्विंटल खरीदा भाई, ठीक है, 600 क्विंटल खरीदा।
1 क्विंटल 1600 रुपये का आता है, तो 600 क्विंटल कितने का आएगा? तो आप कहेंगे 600 क्विंटल का क्रय मूल्य कितना होगा? ये क्रय मूल्य किसका है? 1 क्विंटल का। क्रय मूल्य कितना है? ये 1 क्विंटल का। तो 600 क्विंटल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 600 क्विंटल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि उसने कितने में खरीदा 600 क्विंटल। तो आप कहेंगे सर 1600 इंटू क्या कर दीजिए? 600 कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 16 छक्का 96, 96 1 2 3 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 9,60,000। कितने में? 9,60,000 में उसने 600 क्विंटल क्या खरीदा? अनाज खरीदा। अब वो क्या करता है? 7% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 9,60,000 का यदि आप 7% निकाल दे तो उसका लाभ निकल आएगा। तो चलिए हम लाभ की बात कर लेते हैं, उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे? 9,60,000 का 7% निकाल दीजिए, बस आपका लाभ आ जाएगा। और आप देखिए ऑप्शन लाभ के सभी में अलग हैं, तो एक आपका मिल जाना है, दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो 9,60,000 इंटू क्या कर देंगे? 7 बटे में कितना? 100। जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये है, लगे रहने दो। 7 छिंग 42 की 2 हासिल में 4, 7 नाम 63 और 4 67, यानी कि 67,200 रुपए का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। तो किस ऑप्शन में दिया है 67,200? तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी की तरफ बढ़ जाइए भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरा भी आपको अगर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्रय मूल्य 9,60,000 था, लाभ 67,200 का है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य होता है भाई क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं एसपी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमारा क्या होता है? एसपी होता है। ठीक है, अब हम बात करें विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे सर 9,60,000 है। लिख लिया भाई हमने 9,60,000, उसमें क्या प्लस करना है? 67,200। जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,27,200। ये आपका आंसर हो गया 10,27,200। ये आपका विक्रय मूल्य भी निकल आया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सिंपल है, तो आप समझ में आ रही है बात कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक बिल्कुल, जिनमें आप आराम से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और आराम से आप उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके समझ सकते हैं और उनको बना भी सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक यदि विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 670 रुपये है और इसकी हानि बराबर कितनी है? 4%। तो लागत मूल्य बताना है। अब देखिए आपको लाभ और हानि में बता चुके हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू दी ना उससे ही सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया क्या है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 670 रुपये है। कितने में बेची जाती है? 670 में। और अगर 670 में बेच रहे हैं तो हानि प्रतिशत कितना है? कि यदि हम हानि प्रतिशत की बात करें तो आप कहेंगे सर 4% है। तो 4% को आप क्या लिख सकते हैं? 4% होता है 1/25। तो 25 इसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ और हानि दोनों चीज़ें क्रय मूल्य पर होती हैं। तो यहाँ पर हानि की बात कर रहे हैं तो एक क्या होगी? यहाँ पर हानि होगी। तो आपको पता है विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? मतलब 25 वाली चीज़ पर अगर आपको एक की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा, विक्रय मूल्य आपका निकलेगा 25 - 1, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि 24। तो 24 विक्रय मूल्य हो गया। तो अब 24 आपका जो विक्रय मूल्य निकल कर आ गया, अब आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर देना है, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 670 के बराबर है। आपको निकालना है क्या है? क्रय मूल्य, मतलब लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत कितना है? हमने 25 यूनिट माना, तो आपको 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 670 बटे में कितना? 24। तो 25 यूनिट की वैल्यू, तो 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 24 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, और अगर किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ये 12 बार, ये 2 से कट गया, ये 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10। अब 2 से नहीं कट रहा है, मतलब 12 फाइनली आएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई करिए। 25 पंजे 125 की 5 हासिल में 12, 25 थी 75 और 12 कितना होगा? तो आप कहेंगे 77 10 87, 87 का 7 हासिल में 8,
25 थी 75 और 8 कितना होगा, तो 25 थी 75 में 8 आप जोड़ेंगे तो 83 83, यानी कि 8375 बटे में कितना 12। तो फाइनली विक्रय मूल्य निकालने की बारी आ रही है, सॉरी क्रय मूल्य निकालने की बारी आ रही है। क्या निकलेगा आपका, क्रय मूल्य निकलेगा। अब आपको केवल भाग लगाना है, तो चलिए भाग लगा देते हैं। 12 से भाग देना है आपको किसमें, तो 8375 में, ठीक है। 8375 में आपको किससे भाग देना है, आपको 12 से भाग देना है। चलिए 12 से भाग लगाते हैं, तो 12 सत्ते तो 84 होता है, नहीं जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 छिंग 72, कितना हो गया 72, यहाँ एक बचा, यहाँ एक, यहाँ 7 हो गया। 12 नम्बे 108, 12 10 नम्बे 120, तो 12 नम्बे 108, तो ये हो गया 108। अब देखिए थोड़ा सा नज़र मारिए ऑप्शन पर, 69 केवल एक ऑप्शन में दिया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। स्टार्टिंग में 69, अभी पॉइंट तो लगा ही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इतनी कैलकुलेशन पे भी अपना आंसर लगा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत हो रही है आंसर की 6 और 9 से, तो 6 इसमें 9 इसमें नहीं है, 9 5 है, 4 7 है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं भाई। तो यहाँ पर 17 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे 9, और बाकी आपका क्या बचा 5। तो अब देखिए 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 होता है, ज़्यादा हो रहा, तो 12 सत्ते 84, तो कितना हो गया 84। यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर एक बचा, तो 11 हो गया, दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो 12 नंबे, तो आप कहेंगे फिर से सर 108, तो ये कितना हो गया 108 हो गया, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 2 बचा, 110 में से 8 गया, 2 बचा, दशमलव लगता ही है भाई, तो 0 हो जाएगा। तो अब 12 ही कम 12, तो समथिंग आपका 697.91 आएगा। उसके बाद वाला जो अंक आएगा ना वो 5 से बड़ा या छोटा आएगा, तो इसलिए इन्होंने 92 लिख दिया। क्लियर होगी बात। तो आपका 697.91 यानी कि 697.91 आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या भाई। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चर्चा करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8 सही 7/8 से कम है, यानी कि ये वाली भिन्न जो है जिससे बड़ी होगी वो आपकी आंसर हो जाएगी, यानी कि ये बोल रहे हैं कि इससे कम है, यानी कि आपको ऑप्शन में चेक करना है कि इससे कम कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दिया क्या है। तो आपको दिया है 8 सही 7/8, 8 सही 7/8 दिया है। अब आप देखिए 8 दशमलव में कन्वर्ट करिए, आप 7 में भाग लगाएं, दशमलव लग गया तो 70 हो गया, तो आप कहेंगे 8 या 64 हो गया, यानी कि 6 बचा, तो 60 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56, तो यानी कि जो कन्वर्ट होकर आया वो किस में कन्वर्ट होकर आया 8.87। अब 8.87 से कौन सा ऑप्शन आपका कम है वो आपको देखना है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें 89, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 10 से, तो रिजल्ट आएगा आपका 8.9। 8.9 ज़्यादा है या कम है, तो 8.87 था, यानी कि 0.8 है और ये 0.9 है, तो ये बड़ा होगा। इन्होंने बोला क्या है कम है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी है आपका 89 डिवाइडेड बाई 9, तो आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 नाम 81, 8 बचेगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 8 72। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये 8.87 था और ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी पे बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन सी में दिया आपको 43 डिवाइडेड बाई 5, तो 8 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा, दशमलव हो जाएगा, 5 छक्के 30, 8.6 आ गया और ये 8.87 है, तो 8.87 बड़ा है कि 8.87 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 8.6 जो है वो छोटा है। तो इन्होंने पूछा क्या था कि 8 सही 7/8 से कम है, तो कम वाला यही आ गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर। चलिए अगले को और चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन डी को। तो ये आपका 82 डिवाइड बाई 9 है, तो 9 नाम 81, देखिए 9 पॉइंट हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9.2 समथिंग आएगा, तो ये तो बड़ा है। तो ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें सी ही मिल गया आंसर, तो उसको तो आंसर होने नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है इसे हल करें। इसे हल करें मतलब क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वो आपको बताना है कितना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 सही 3/4, ठीक है, प्लस में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है
प्लस 2 सही 1/2 और बराबर में दिया है 10 सही 1/8। ये आपको क्या दिया है, बराबर में दिया है 10 सही 1/8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। इसको लिखिए 5 + 3/4। ये जो सही वाले फॉर्म होते हैं ना, हम इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई संख्या लिखी है 8 सही 1/3, तो आप इसको 8 + 1/3 लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। प्लस 2 + 1/, कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना 10 + 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपके इंटीजर पार्ट है उनको अलग ले रहे हैं, मतलब पूर्णांक वाली संख्याओं को अलग ले रहे हैं और फ्रैक्शन वाली को अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 2 ये 5 ये कितना हो जाएगा 7, प्लस 3/4 प्लस 1/2 अलग ले लिया और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे लिखा हुआ है, बराबर में 10 + 1/8। देखिए 7 उस तरफ जाएगा, 10 में से माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा और इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए पहले। तो 7 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 एलसीएम लिया 3 और ये 2 प्लस में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में कितना 10 + 1/8, ठीक है। अब ये 5/4 हो जाएगा ना, ये 5/4 हो जाएगा। तो समझिए आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं। जैसे 5/4 हो गया तो 5/4 में आप फिर से भाग लगा सकते हैं 4 से, तो अब ये एक सही फिर से आएगा कुछ, तो ये 10 सही बराबर में है बेटा, बराबर का साइन लगा लीजिए। यहाँ पर सिंपल है, मतलब किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए आपका समय लग रहा है। 4 एकम 4 करेंगे तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 1/4 प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर में कितना 10 + 1/8। तो देखिए 10 में से तो 8 गया, कितना बचा 2 और 1/8 में से आपको किसको माइनस करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बराबर हो गई 2 + 1/8 माइनस कितना 1/4। तो 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे, 1 - 4 दूनी 8, तो ये आपका 2 बचेगा, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर ये 2 आ गई, प्लस ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे माइनस का, प्लस का नहीं रहेगा, आप किस में रहेगा, ये आपका माइनस में रहेगा। तो प्लस का साइन हटा दीजिए, ये आपका किस में रहेगा माइनस में, माइनस का 1/8। एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो आपका 15/8 आ जाएगा। कितना आया 15/8। 15/8 ऑप्शन में दिया है कहीं, चलो नहीं दिया है तो 8 एकम 8 7 15 ये आपको दिया है, तो भाग लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर 8 एकम 8 7 ऊपर बचेगा, नीचे कितना 8 बचेगा, यानी कि एक सही 7/8 आपका क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार देखिए हमने बेहतरीन 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे किस पेपर के, तो अगर हम पेपर की बात करें तो ये हमारा पेपर है आपके पास, कब का पेपर दिया हुआ है 22 अगस्त 2017 के इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। इसके अभी हमने टोटल 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया। अब हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का फिर से सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बने रहिएगा साथ, तब तक लिए धन्यवाद, गुड नाइट।